नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा आप लोगों को टारगेट करते हुए आए हैं कि कैसे आप अपना एक अच्छा स्कोर करें, कैसे एक अच्छा रणनीति बनाएं ताकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो उसमें टाइम दे रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं कहीं बर्बाद ना हो, उसका समुचित पूरा का पूरा लाभ आपको हो। तो दोस्तों, इस पर हम कई तरह का वीडियो बनाए हैं और जो भी कैंडिडेट शुरू दिन से वॉच कर रहे होंगे, हमको उम्मीद है कि वो अपना तैयारी अच्छे ढंग से और सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जब भी आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट का रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में ही देते हैं, लेकिन आज फिर से हम कुछ कमेंट लेकर के आए हैं जो वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने हम रखेंगे। दोस्तों, पहला कमेंट है गौतम कुमार यादव। उनका कहना है कि ओबीसी के लिए एएलपी में कितना कट ऑफ होना चाहिए। दोस्तों, जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म जब भरते हैं तो देखो वैकेंसी जितना होता है, सपोज दैट कि 100 वैकेंसी है, ठीक ना, 100 वैकेंसी है और उसमें से ओबीसी का 30 सीट है, समझ रहे ना, ओबीसी के लिए 30 सीट है। अब बताओ, ओबीसी के लिए अगर 30 सीट है तो 30 सीट में से 30 कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेगा ओबीसी का, तो सोचो उसका कट ऑफ क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। जो 1 नंबर लाएगा उसका भी रिजल्ट होगा, सिलेक्शन होगा, जो 2 नंबर लाएगा उसका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है 30, वैकेंसी ओबीसी के लिए उसमें कितना सीट है 30। इसीलिए कुछ आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ओबीसी के लिए एएलपी में कट ऑफ कितना जाएगा। हाँ, इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एएलपी का जब भी कट ऑफ जाता है तो ज़्यादा नहीं जाता है, 65-70 आप अगर नंबर लाते हैं, 65 प्लस नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि देखो CBT 1 में जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपका 75 नंबर का एग्जाम होता है, जहाँ पर आपका क्वालिफाई करना होता है। वहाँ पर तो आपको मोटा मोटी सिलेक्शन लड़का का हो ही जाता है, लेकिन CBT 2 में ट्रेड में लड़का फेंका जाता है, समझ रहे हैं ना। CBT 2 में जो लड़का 100 नंबर का एग्जाम होता है, पेपर होता है, जो अच्छा करता है वो हो सकता है कहीं कहीं ट्रेड में फेंका जाता है। इसीलिए वहाँ पर कैंडिडेट की संख्या जो है काफ़ी कम हो जाता है और जो बचता है वो जाकर के सैकों में फेंका जाता है। यही वजह है कि एएलपी का या फिर आप एएसएम ले लीजिए, दोनों का भी, एएसएम का भी जो रिजल्ट दिया है, फाइनल रिजल्ट आप कट ऑफ देख लीजिएगा, वो कहीं कहीं नॉर्मल रहता है, यानी कि ना ज़्यादा रहता है ना उसको कम भी बोल सकते हैं, मतलब बीच का जो एक नॉर्मल होना चाहिए। देखो, कोई भी सेट आप बनाते होंगे, एक अच्छा स्टूडेंट है तो 65-70 नंबर आपको आराम से आता होगा। इसीलिए आप चिंता ना करें, ठीक ना। आप ओबीसी में है, जनरल में है, एससी में है, एसटी में है, आप चिंता ना करें। आप अपना प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे एक स्कोर बनाना है उस पर फोकस कीजिए, सिलेबस पे फोकस कीजिए, टॉपिक पे भी ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट होगा, ठीक ना। इसीलिए इस बात को लेकर के चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि ओबीसी के लिए एएलपी में कट ऑफ कितना रहेगा। हाँ, कितना, क्या बोले हम, एक्सेप्टेड, यानी कि आप कुछ अप्रॉक्स वैल्यू बोल सकते हैं 60 प्लस, 65 प्लस आप बोलिए, 65 प्लस अगर नंबर आता है तो आपका रिजल्ट होना तय है एएलपी में, ठीक ना। दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट है सोनू यादव। इसका कहना है कि मैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर रहा हूँ और साथ में कंपटीशन भी कर रहा हूँ। दोस्तों, ये अच्छी बात है कि अगर कोई कैंडिडेट आईटीआई कर रहा है या फिर कोई भी टेक्निकल डिग्री कर रहा है और साथ में वो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, चाहे वो एएलपी के लिए हो, टेक्नीशियन के लिए हो, या ग्रुप डी के लिए हो, या आने वाले किसी भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, जब आप कोई भी टेक्निकल डिग्री लेते हैं, साइड से अगर आप टाइम निकाल करके थोड़ा बहुत कंपटीशन में उसी टाइम से देंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अगर जैसे कि ये सोनू कुमार यादव आईटीआई कर रहा है, इसको आईटीआई करने में 2 साल लगेगा। अब ध्यान से सुना, 2 साल लगेगा तो 2 साल अब जब आईटीआई करते हैं तो आईटीआई का ही तो उसका जो सिलेबस है उसी को तो दिन रात हमको पढ़ना नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचता है। तो इस समय को यूज कीजिए, साथ में आप कंपटीशन का तैयारी कीजिए, सिलेबस को फोकस कीजिए, टॉपिक बनाइए, एक रूटीन बनाइए, कितना घंटा पढ़ना है, कौन कौन सिलेबस को पढ़ना है, कितना देर कौन सा सिलेबस को पढ़ना है, सारा रूटीन बनाइए। नहीं बना पाते हैं तो इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, जरूर उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक ना। और इसीलिए हम कई बार बोले भी हैं, आप जब भी कोई भी टेक्निकल डिग्री लेते हैं तो साथ में कंपटीशन का तैयारी जरूर कीजिए, इससे आपका बहुत फायदा होगा। क्योंकि देखो, वैकेंसी जब आती है तो उस टाइम लड़का घबरा जाता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन बढ़िया रखेंगे तो आगे आने वाली जब वैकेंसी जब भी आएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सुमन पत्रा का कमेंट है दोस्तों कि 100 का नंबर जो होता है, जो आपका एएलपी का 100 नंबर का जो एग्जाम होता है जिससे आपका मेरिट बनता है, उसमें बेसिक साइंस में क्या फिजिक्स पूछता है। तो मैं आपको यहाँ पर अलर्ट करूंगा कि देखो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा रहता है, ठीक ना तो उसमें फिजिक्स रहेगा आपको, ना केमिस्ट्री रहेगा, ना बायो रहेगा। उसका सिलेबस आप गूगल कर लेना, वहाँ पर आपको आ जाएगा क्या पूछा जाता है, ठीक ना। और उसका भी चिंता अभी से बिल्कुल ना करें, 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। जब वैकेंसी आएगी उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा समय मिलता है, मोटा मोटी कम से कम 3 महीना तो आपको दिया ही जाता है, तो 3 महीना आपके लिए एनफ है।
उसको कैप्चर करने के लिए अभी आपको 100 नंबर का जो आपका जनरल जो आपका कंपटीशन में जो पूछा जाता है उस पर फोकस कीजिए। हम हमेशा बोलते हैं उसको अगर आप अच्छा पकड़ बना कर रखेंगे उसके ऊपर, तो आने वाले किसी भी वैकेंसी में, किसी भी फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे, किसी भी वैकेंसी में, आप किसी भी पोस्ट में जब आप बैठेंगे, आपका रिजल्ट देखना एक के पीछे एक, यानी कि एक रिजल्ट जब देंगे तो दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट के पीछे रिजल्ट होना जारी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक अनुभव हो जाता है। वहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपका जनरल कंपटीशन का जो सिलेबस है उसको इतना पढ़ो, आपको ये अंदाजा हो जाए, ये पता लग जाए कि कौन क्वेश्चन पढ़ना है, कौन क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। कभी कभी देखना कैंडिडेट लोग जब बहुत ज़्यादा स्टडी करता है तो उसको क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है उसका नीचे 4 ऑप्शन है, अगर उसको क्वेश्चन के थ्रू अगर उसका आंसर नहीं पता है तो वो ऑप्शन से देखना आंसर निकाल लेता है, उसको छांट के, अंदाजी नहीं करता है वो, उसको आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर ये नहीं, ये तो उसका आंसर है, मतलब वो कनेक्ट कर लेता है दूसरे क्वेश्चन से। इससे वो क्या करता है, उसका आंसर जो है ऑप्शन से छांट लेता है। इसीलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अगर आप कंटिन्यू 8 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, आप कोशिश करो 2 घंटा पढ़ें। आज 2 घंटा पढ़ें, कल 2 घंटा 15 मिनट पढ़ लिए, फिर उसके दिन और 10 मिनट बढ़ा दिए, और 5 मिनट बढ़ा दिए, और 15 मिनट बढ़ा दिए, और 20 मिनट बढ़ा दिए। इस तरह करते आप टाइम को बढ़ा लो, 4 घंटा 5 घंटा बढ़ा लो, बहुत अच्छा होगा। देखना एक समय ऐसा आएगा कि जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे उस दिन लगेगा आपको सच में पागल की तरह, मतलब कि ऐसा लगेगा नहीं कुछ छूट रहा है हमसे, कुछ हम मिस कर रहे हैं, उसको हमको देखना चाहिए, समझ रहे ना, ऐसा लगने लगेगा। तो उसके लिए बाबू मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है एमडी आफ्ताब खान, कह रहा है कि सर जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें मेरा नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, कारण क्या है? देखो नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका 2 ही कारण है। पहला तो वो कैंडिडेट, ध्यान से सुना, वो कैंडिडेट हो सकता है कंपटीशन में न्यू है, या फिर दूसरा हो सकता है कि वो कैंडिडेट कंपटीशन में 2 साल 3 साल 4 साल बिता तो दिया है लेकिन उसको कुछ नॉलेज नहीं हुआ है। कारण क्या है? उसने ठीक से सिलेबस को पढ़ा नहीं है, सिर्फ ये देखते रह गया, ये करते चला गया कि नंबर कैसे इंक्रीज करना है, नंबर कैसे इंक्रीज करना है। उसके चक्कर में शॉर्ट क्वेश्चन को, या फिर समझ आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, जो रटता है, वो किया है उसने, इसीलिए आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। नंबर इंक्रीज करना है तो आप सिलेबस पढ़ो, सिलेबस जो है आपका थ्योरी पेपर जो था उसको पढ़ो। जैसे आपने 10th किया, आपने 9th किया, आपने 11th किया, आपने 12th किया, उसके लिए क्या पढ़े आप? सिलेबस पढ़े, थ्योरी पढ़े। उसी तरह यहाँ कंपटीशन भी वही है, यहाँ क्यों आप भूल जाते हैं? आप जैसे 10th को कंप्लीट किया, 9th को कंप्लीट किया, 11th को किया है, 12th को किया है, उसी तरह यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ो। थ्योरी का एक रूटीन बनाओ कि इतना 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 1 घंटा बायो पढ़ना है। जब थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, आप सिलेबस को पकड़ बना लेंगे, उसके बाद आप सेट लगाओ, देखो आपका नंबर बढ़ेगा। और जब भी सेट लगाते हैं, हम हमेशा अलर्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप सेट लगाते हैं तो सेट लगाने के बाद आप पीछे जो उसका एनालिसिस क्या हो रहा है उसको जरूर देखें। देखो सेट जब लगाते हैं कैंडिडेट, तो सेट बहुत ज़्यादातर 99% कैंडिडेट सेट गलत तरीके से मारता है। उस क्या करता है कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट उसमें रहता है, हो सकता है आप 60 मिनट के अंदर बनाते होंगे, ठीक ना। लेकिन जब 100 क्वेश्चन को आप रंगते हैं और रंग करके आंसर मिला करके आप छोड़ देते हैं, सपोज दैट 100 क्वेश्चन में से 50 नंबर आया, 50 नंबर आप मिला लिया, 50 नंबर सही हुआ, उसके बाद छोड़ दिए। नेक्स्ट डे जब आप बनाएंगे सेट को, नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, यानी कि सेट 1 आज बनाए तो सेट 2 कल बनाएंगे। यही लड़का यहाँ पर कैंडिडेट गलत कर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? अगर आप सेट बनाते हैं तो कोशिश करो सेट का एनालिसिस ज़रूर करो। अगर आप सेट का एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको सेट बनाने का मतलब ही नहीं है कुछ, समझ रहे ना। सेट का एनालिसिस करने से ये होगा कि 100 क्वेश्चन में से अगर 50 क्वेश्चन आपने सही किया है तो 50 क्वेश्चन आप छोड़े हैं। इसका मतलब इसलिए छोड़े हैं क्योंकि वो आप नहीं जान रहे हैं। दोस्तों नहीं जान रहे तो उसको कैप्चर करना है, उसको सीखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे एनालिसिस दिया हुआ है, उसको हमको देखना है। जब एनालिसिस आप देखेंगे तभी तो उस 50 क्वेश्चन को आप जानेंगे। जब 50 क्वेश्चन को आज जान लिया, हो सकता है नेक्स्ट डे जब सेट बनाएंगे दूसरा, इसी 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाए। देखो यहाँ पर आपने क्या किया, एनालिसिस किया, अगले दिन जब दूसरा सेट बना रहे थे वहाँ पर हमको क्वेश्चन मिल गया। यहाँ से देखने के लिए
क्या हो गया, वहाँ पे रिवीजन हो गया, कुछ नया सीख लिया। हो सकता है उसमें से 5 नंबर आपका बढ़ गया, 55 हो गया। आज 50 आया था, कल 55 हो गया, ठीक ना, 55 हो गया। अभी भी वहाँ पर मेरा 45 नंबर छूट रहा है, तो 45 नंबर का एनालिसिस करो। जब एनालिसिस करेंगे तो 45 क्वेश्चन नया आप सीखेंगे। जब नया सीखेंगे दोस्तों, इसी तरह आपका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, ठीक ना। अब 1 मंथ तक ऐसा करो, 1 मंथ में 30 दिन होता है, 30 दिन में 30 सेट बनाएंगे। 30 सेट में से अब देखना, जब ऐसे करोगे आप, एनालिसिस करोगे, सेट लगाओगे, एनालिसिस करोगे, तो देखना फिर आपका नंबर धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। अब 2 महीना 3 महीना ऐसा करो, आपका नंबर 50 से 80 हो जाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक ना। क्या करना है, सेट बनाना है, उसका एनालिसिस करना है। सेट बनाए, 50 नंबर आया तो 50 नंबर जो नहीं बना हमसे, 50 नंबर को देखना है, 50 क्वेश्चन को देख लेंगे, 50 नंबर हम जान गए। अगले दिन हो सकता है 5 को उसमें से आ गया तो बढ़ गया, वहाँ पे भी फिर जो 45 नंबर छूट गया, 45 क्वेश्चन छूट गया हमसे, उसका एनालिसिस कर लेना है। इसी तरह नंबर बढ़ता है। ये नहीं कि नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर नहीं, रोना नहीं। जब समस्या आता है उसको पढ़ के रोना नहीं है, समस्या है तो उसका समाधान ढूंढो, कैसे करें, क्या करें ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, ठीक ना, उसके लिए मेहनत करो, ठीक ना। जायस का कमेंट है कि कह रहा है कि भैया किसी ने एएलपी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, ठीक ना, और वो किसी वजह से एएलपी का मेडिकल फेल हो जाता है, और जो कोई दूसरा कैंडिडेट है वो टेक्नीशियन को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है और वो टेक्नीशियन का मेडिकल पास कर जाता है, तो जॉब पहले किसको अलर्ट होगा, जॉब किसको दिया जाएगा, ऐसा कह रहा है वो, ठीक ना। दोस्तों इस पर हम वीडियो बनाए हैं, 1 नहीं 2 वीडियो बनाए हैं इस पर, आप देखना जा करके। वैसे हम बता देते हैं, देखो जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस को एएलपी में डालते हैं और सेकंड में आप टेक्नीशियन डालेंगे। आप अगर एएलपी का मेडिकल फेल हो जाते हैं, यानी कि आपका आई 6/6 नहीं है, इसका मतलब 6/9 है या 12 है या फिर 6/36 है, जो भी है 6/6 ना होकर के कुछ और है, ठीक है। इसका मतलब आप एएलपी का मेडिकल फेल हो गए हैं, तो दोस्तों आपका टेक्नीशियन मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, आपने क्या पूछा है कि जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस में टेक्नीशियन डाला है तो उसका क्या, तो पहले उसको ज्वाइनिंग कराएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट प्रेफरेंस उसने क्या डाला है, टेक्नीशियन, आपने क्या डाला है, एएलपी, और एएलपी का मेडिकल आप फेल हैं, आप टेक्नीशियन का मेडिकल पास किए हैं, तो टेक्नीशियन आपको देगा, लेकिन कब देगा, जो बंदा पहले टेक्नीशियन को डाला है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस में टेक्नीशियन को डाला है, पहले उसका ज्वाइनिंग कराएगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग कराएगा, समझ रहे ना। यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक ना, आपका ज्वाइनिंग लेकिन होगा, ज्वाइनिंग होगा, बशर्ते एक शर्त है कि आपने टेक्नीशियन का कटअप पार किया हो। ये नहीं कि आप एएलपी का कटअप सिर्फ पार किए थे, एएलपी का मेडिकल फेल कर गए तो हमको टेक्नीशियन मिलेगा ही, ऐसा नहीं। एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों का कटअप पार कीजिए आप, एएलपी के मेडिकल में फेल हो जाएंगे तो आपको टेक्नीशियन मिलेगा। कब मिलेगा, बाद में मिलेगा, किसके बाद में, जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस में टेक्नीशियन रखा है, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग कराएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नितिन शुक्ला बीजेपी, नाम बड़ा अच्छा है भैया, नितिन शुक्ला बीजेपी। इसका कहना है कि एएलपी का फॉर्म जब आती है तो फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का एक वीडियो बना दीजिए। नाम तो गजब है, नितिन शुक्ला बीजेपी। भैया आप तो बीजेपी का आदमी हो, आपको पता होना चाहिए सारा काम। हाँ, वैकेंसी कब आएगी, बार बार लड़का पूछता है, कम से कम बता दो कमेंट करके, ठीक ना। देखो नितिन जी आप ना पहले ये फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक, देखो फॉर्म जब आती है तो आपको सबको पता चलता है। देखो रेलवे का एक ऐसा फॉर्म है या वैसा वैकेंसी जो ऑल इंडिया जब आती है तो सबको पता चलता है, ठीक ना। जब वैकेंसी आती है तो उस टाइम आप फॉर्म खुद से फिलअप नहीं करते हैं, जो कैफे वाले होते हैं जो फॉर्म को भरते हैं हमेशा, उसको सब पता रहता है। आप जाएंगे वहाँ पर कुछ नहीं, आपका मैट्रिक का, इंटर का और जो आपने टेक्निकल डिग्री लिए हैं उसका डॉक्यूमेंट का नंबर जो है, आपका परसेंटेज कितना है, मार्क्स कितना है वो देंगे, और आपका ओबीसी SC ST क्या है वो देंगे, बस फॉर्म फिलअप हो गया। बस कुछ पैसा कटेगा, फॉर्म फिलअप हो गया। उसके बाद जब एग्जाम लेगा नोटिफिकेशन जारी कर देगा, वो हल्ला हो जाएगा कि इसका एग्जाम होने वाला है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। आप सोए भी रहेंगे ना तो आपका कान में गूंजेगा, इतना हल्ला होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, उसका एग्जाम का भी पता चल जाएगा। एग्जाम कैसे देना है, अब जहाँ सेंटर देगा वैसे जाएंगे एग्जाम देने, वहाँ सेंटर पे एग्जाम देके आएंगे। उसका आपको रिजल्ट का कैसे पता चलेगा, और रिजल्ट के लिए टेंशन नहीं लेना है। क्या बोले, रेलवे के में कोई भी फॉर्म जब आती है, वैकेंसी आती है तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप सोए भी रहेंगे ना, लेकिन बशर्ते आप स्टूडेंट होना चाहिए। आप सोए भी रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म आया है, एएलपी का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आ गया है, बस अपना रिजल्ट देख लेना है, ठीक ना। इसी तरह जब मेडिकल होगा तो फिर क्या,
रिजल्ट देख लिया फिर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तब तक बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे, कंसल्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से नंबर ले लेंगे, बातचीत होना चालू हो जाएगा, उसका फिर मेडिकल होगा, आपका मेडिकल होगा, आपको अपने सब पता चल जाएगा। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ज्वाइनिंग कैसे करना है, ज्वाइनिंग लेटर आपको घर पे आएगा। फर्स्ट बार रेलवे तभी लेटर भेजता है जब आप ज्वाइनिंग तक पहुँच जाते हैं, उसी टाइम आपके घर पर लेटर भेजेगा। उससे पहले रेलवे लेटर नहीं भेजेगा, आपको डायरेक्ट ईमेल किया जाता है। ईमेल किया जाता है कि आप मेडिकल के लिए फिट हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा जिस डेट में, उस डेट में ईमेल भी कर देता है और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी करता है वो भी जारी करता है, उसमें आपका नाम आ जाता है, ठीक है। इसलिए चिंता करने का विषय नहीं है, आप बिल्कुल बिंदास रहिए, आप अपना तैयारी कीजिए, आप अपने सिलेबस से फोकस कीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि जो वैकेंसी आएगी आपका कहीं मिस ना हो, ठीक है। दोस्तों इतना ही कमेंट था और उम्मीद करेंगे ये सारे कुछ आप लोग समझे होंगे क्लियर से, और जो भी बात बोले हम कैसे स्टडी करना है, कैसे अपना स्कोर बढ़ाना है, उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, उसको हल्के में नहीं लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है फिर आपको दिक्कतें आएगी, और दिक्कतें ऐसी आएगी, समझ रहे हैं ना, वैकेंसी बार बार मौका नहीं देती है, ध्यान रखना। अभी आपके पास समय है, समय को अच्छे से यूज़ कीजिए, ज़रूर आप सफल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।